ओके, लास्ट क्लास में फंक्शंस पढ़ लिया था हमने, सही। आई होप आप लोग होमवर्क वगैरह कर रहे होंगे। अभी मुझे बताया कि वो विंटर ब्रेक एक होगी, 1 हफ्ते की, सही है। उसके बाद फौरन जो है ना मैं एक मिड टर्म एग्जाम लूँगा आपका, सही है, राइट आफ्टर द विंटर ब्रेक, ताकि आप लोगों को 1 हफ्ते तैयारी का टाइम मिल जाएगा। तो उसमें फिर सारे टॉपिक्स अब जो एंड तक किए होंगे वो सारे टेस्ट हो रहे होंगे, सही है। तो जितने टेस्ट, 2 टेस्ट तो मैं ले चुका हूँ, अभी मैं टेस्ट एक और नहीं ले रहा। आई वॉन्ट यू टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग, बैकवर्ड्स जाते रहें, जितने क्वेश्चन कर लिए। अब टू बी ऑनेस्ट, अगर आपने आज 7 चैप्टर मेरे साथ कर लिए तो आपको ये करना चाहिए कि आप जो है ना ईयर बाय ईयर खोलना शुरू करें पास पेपर्स को, सही है। ऑनलाइन वाले पास पेपर ऑनलाइन कहीं से खोल लीजिएगा, किसी ऐप से या उससे वेबसाइट से 2020 के पेपर्स उठाएं, क्योंकि वहाँ पे सिलेबस चेंज होना स्टार्ट हुआ था। और उसमें से इम्पोर्टेंट बात क्या होती है कि भाई हमें नज़र आए कि हमें कौन कौन से क्वेश्चन करना आते हैं, और क्या मैं क्वेश्चन को देख के जज कर पाता हूँ कि ये कौन सा वाला टॉपिक है, और फिर मैं उसको अटेम्प्ट कर पाता हूँ या नहीं। कोई समझ ना आ रहा हो कि भाई ये टॉपिक हमने कवर किया या नहीं किया, तो आप मुझसे पूछ लिया करें, सही है। लेकिन आज से ये स्टार्ट करें कि भाई आप जो है वो नेक्स्ट 1 महीने के लिए आप हफ्ते में एटलीस्ट एक पेपर ज़रूर एक्स्ट्रा करें, होमवर्क के अलावा। होमवर्क आपके पास वैसे भी होता है, तो एक पेपर एक्स्ट्रा करें, आपको पता चले कि भाई आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं। कैन यू एटलीस्ट फिगर आउट कि क्वेश्चंस कौन कौन से रेलिवेंट हैं और कौन से इरेलीवेंट हैं। फिर अगर किसी क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा फंस रहे हो तो उस चैप्टर को जाके रिवाइज करें। रिवाइज करने का अगर मैं आपको सिंपल तरीका बताऊं तो यहाँ से नोट्स खोला करें, सही है। पीडीएफ खोलें या अपनी नोटबुक खोलें और उसमें से एग्जाम्पल्स को रिवाइज करें कि भाई कौन सी एग्जाम्पल में क्या ट्रिक सीखी थी, सही है। अगर फिर भी नहीं समझ आता तो फिर पूरी डिटेल्ड वीडियो देखें। बार बार वीडियोस को देखने का कोई फ़ायदा नहीं होता, उससे आप कुछ ज़्यादा नहीं सीखेंगे, सही है। सीखेंगे कैसे? प्रैक्टिस कर करके। तो आज से जो है वो 2020 मार्च का पेपर उठाओ तो उसमें नया सिलेबस नजर आएगा, सही है। 2020 मार्च का पास पेपर खोलना, जो मैंने ईयरली दिए हैं वो आगे से स्टार्ट होते हैं, क्योंकि पेपर बहुत सारे हो गए ना। मैंने जो आई थिंक 21 पेपर्स कुछ कंपाइल किए हुए हैं, दोज आर इन योर ईयरली पास पेपर्स, ओके। बट यू कैन फाइंड द रेस्ट ऑनलाइन ऑब्वियसली। सो 2020 का पास पेपर उठाओ, देखो कितने क्वेश्चंस होते हैं। आई एम गारंटिंग यू कि आप 5 से 6 क्वेश्चन 11 में से तो कर पाएंगे। तो आधा पेपर तो आपने करना है, यानी 1 घंटा बैठ के आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, ओके। सो स्टार्ट डूइंग दैट, इट्स गोइंग टू बी यूजफुल। बात यही होती है कि जितना आप रेगुलर प्रैक्टिस में रहेंगे, अब देखें एक पेपर हफ्ते में एक्सपेक्ट करना कोई अनरीजनेबल बात नहीं है। आप आज से शुरू करें और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप मई तक हर हफ्ते जो है ना वो एक P1 का पेपर इसी तरह बिल्डअप करते रहेंगे तो आप प्रैक्टिस में रहेंगे, एंड में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, सही है। एक पेपर अपने लिए हफ्ते का टारगेट रखेंगे, भाई मैंने एक कोई पेपर करना है। ईयर पूरा करने की बात नहीं कर रहा मैं एक पेपर करने की बात कर रहा हूँ आपसे, सही है। सो एक कोई भी आपने पेपर उठाया, मार्च का 1-2 उठा लें 2020 का, तो वो आप सॉल्व करें, एंड जस्ट कीप स्टे इन प्रैक्टिस। मुझे जो चैलेंज आप लोगों के जनरेशन के साथ खास तौर पे नज़र आता है ना, अभी मैं मिड टर्म पे स्कूल में जब पहुंचूंगा ना, तो स्टूडेंट्स मुझसे कहेंगे कि सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो कुछ याद ही नहीं है। अब वो कुछ भी याद नहीं है तो बहुत प्रॉब्लमैटिक बात होती है ना। मैं तो पूरा टॉपिक दोबारा से नहीं पढ़ा सकता, और मैं पढ़ा भी दूं तो मैं वही लेक्चर दोबारा पढ़ाऊंगा, मैं कितना इम्प्रोवाइज कर लूंगा, सही है। द आइडिया इज कि आपको पता चल रहा होगा कि आपका मसला कहाँ पे आ रहा है। अगर आप क्वेश्चन को बिल्कुल ही नहीं समझ पा रहे तो फिर तो आपने वीडियो दोबारा देखनी है। अगर कोई एक चीज़ बीच में अटक रही है कि भाई ये वाला पार्ट फिगर आउट नहीं हो रहा है, जैसे कल एक स्टूडेंट को मैं करा रहा था, तो वो जो है वो प्रॉब्लम था कि वो फिगर आउट नहीं कर पा रही थी कि भाई इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालना है। उसको साइमल्टेनियस बार बार क्लिक नहीं हो रहा था, तो उसने 6 क्वेश्चन सर्कल के सॉल्व किए थे। हर आखिरी पार्ट में देयर वाज अ प्रॉब्लम, ओके। उसने सारे सर्कल किए हुए थे आखिरी पार्ट्स, तो हर आखिरी पार्ट में वही प्रॉब्लम था, साइमल्टेनियस। तो वहाँ पे फिर आपको भी पता चलता है ना, या आप मेरे पास अगर ये पैटर्न लेकर आएंगे तो मैं बहुत इजीली आपको पॉइंट आउट करके फिर मैंने 2 क्वेश्चन कराया, मैंने कहा बाकी 4 खुद ही करना। वाई? बिकॉज इट्स, मैं प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दिया ना आपका, ओके। तो इस तरह करने की कोशिश करें, 1 पेपर अ वीक, दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग यू टू डू, ओके। चलें,
आज का टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शंस। ऐड हुआ था सिलेबस में 2020 में, इसलिए आपको फंक्शंस के जितने भी पुराने क्वेश्चन मैंने आपको कराए उसमें आपको नहीं नजर आए। सही है। रिसेंट में ट्रेंड क्या आया? रिसेंट में ट्रेंड ये हो गया है कि ये फंक्शंस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शंस का चैप्टर जो है वो ट्रिग्नोमेट्री के साथ यूजुअली मर्ज हो जाता है और वो मुश्किल सवाल बना देता है। तो मैं अभी आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शंस कराऊंगा। सही है। कुछ क्वेश्चंस इसमें भी हैं बहुत सारे, वो मैं आपको करा दूंगा। फिर मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ्स पढ़ाऊंगा अगली क्लास में। सही है। वॉल्यूम 1 यहाँ पे खत्म हो रहा है। प्लीज मेक श्योर दैट यू रिमेंबर टू ब्रिंग वॉल्यूम 2 ऑन ट्यूसडे। दैट्स व्हेन वी विल स्टार्ट वॉल्यूम 2। ओके, वॉल्यूम 2 लेके आइएगा और फिर उसको वहां से स्टार्ट करेंगे। और फिर वॉल्यूम 2 को जो मैं स्टार्ट करा लूंगा, इसमें ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाऊंगा, तो मैं दोबारा आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शंस का हैंड आउट करवाऊंगा। सही है, जिसमें फिर से ट्रिग्नोमेट्री के साथ होगी। ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शंस होता क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन ये वही वाला ट्रांसफॉर्मेशन की बात है जो आप ओ लेवल मैथ में पढ़ते थे, जिसमें आप 4 तरह की ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते थे। पहली होती थी ट्रांसलेशन, फिर होती थी रिफ्लेक्शन, फिर होती थी रोटेशन, और आखिरी में पढ़ते थे आप इनलार्जमेंट। सारी यहाँ पे नहीं है, कुछ हैं कुछ नहीं भी हैं आपके लिए। सही है। तो हम जो है वो पहले ट्रांसफॉर्मेशंस को नोट डाउन करते हैं। ओके, अच्छा मैं यहाँ पे जो है वो एक टेबल बनाऊंगा। अगर आपको लगता है कि आप उसको लैंडस्केप में बनाना चाहते हैं तो आप लैंडस्केप में बना लें। मैं अभी जो है वो इसको पोर्ट्रेट मोड में ही बना रहा हूँ ताकि आपको मैं पूरा टेबल जो है वो एक साथ दिखा सकूं। सही। तो पहले लाइंस बना लेता हूँ। सही है। मैंने यहाँ पे कॉलम्स बनाए। मैंने लिखा है नोटेशन, डिस्क्रिप्शन, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट एंड देन इक्वेशन। सही है। फिर मैंने ऊपर लिखा फॉर द पर्पस ऑफ दिस लेक्चर आई एम गोइंग टू यूज अ फंक्शन। दिस इज एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 4 होल स्क्वायर माइनस 1। कैसा फंक्शन है ये? क्वाड्रेटिक इन इट्स कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म। टर्निंग पॉइंट सबको नजर आ रहा है 4, -1। अभी मैंने क्यों इतना स्पेसिफिक सा रखा है? क्योंकि लाइए मैं तुम्हें ट्रांसफॉर्म करके दिखाऊंगा कि भाई ट्रांसलेट हो रहा है तो ये टर्निंग पॉइंट कहाँ पहुंच रहा है। सही है। रिफ्लेक्ट हो रहा है तो ये टर्निंग पॉइंट कहाँ जा रहा है, बिकॉज दैट इज द आइडिया बिहाइंड दिस चैप्टर। ओके, अच्छा जिनके पास बुक नहीं है वो उनको अभी थोड़ी सी बोर्ड पे देख के मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ड्रॉ करने वाले थोड़े से काम है। सही है। अभी मैं लेक्चर तो लिख लेंगे, बट जो क्वेश्चंस करने हैं वो आपको थोड़े से मेंटली करने पड़ेंगे। सही है। अब नोटेशन का मकसद क्या है? मैंने कहा कि मैं पहली जो ट्रांसफॉर्मेशन आपको सिखा रहा हूँ सिखा रहा हूँ जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस 2। मैंने एक नया फंक्शन जी ऑफ एक्स क्रिएट किया है जिसमें मैं जी ऑफ एक्स क्या कह रहा हूँ कि जी ऑफ एक्स इज एफ ऑफ एक्स प्लस 2। एफ ऑफ एक्स किसको कहते हैं? वाई की वैल्यूज को कहते हैं। तो अगर मैं वाई में +2 कर रहा हूँ तो कैसी ट्रांसफॉर्मेशन होती हुई नजर आ रही है? व्हाट वुड यू कॉल दिस ट्रांसफॉर्मेशन? +2 कर रहा हूँ हर वाई की वैल्यू में, ग्राफ कहाँ जाएगा? दो यूनिट ऊपर चला जाएगा। तो कैसी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कहोगे? डिस्क्राइब करना बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, नाम सही बताना चाहिए, क्योंकि आगे क्वेश्चन भी नाम ही पूछेगा कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है। दिस इज अ ट्रांसलेशन।
2 units up और विथ वेक्टर 0 2। अक्सर वेक्टर्स दिए हुए होते हैं क्वेश्चन। आप ओ लेवल मैथ में भी वेक्टर्स ही लिखते थे, ट्रांसलेशन वेक्टर कहते थे इसको, सही है? तो ट्रांसलेशन वेक्टर हमने लिख दिया, सही। क्या एक्स कोऑर्डिनेट्स में कोई चेंज आएगा? हर वाई कोऑर्डिनेट उसका प्लस हो जाएगा ना। तो अब तुम्हारा टर्निंग पॉइंट क्या होना चाहिए? -1। पहले 4 -1 था, अब क्या हो जाएगा टर्निंग पॉइंट? 4 1 हो जाएगा। -1 में +2 करेंगे तो वो +1 बन जाएगा। अब नबी हम देखते हैं कि जब हम इक्वेशन पे पहुंचेंगे तो क्या हमारी इक्वेशन भी यही बात बताती है हमें, हम देख लेंगे अभी बाद में, सही है। एक्स कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं, वाई कोऑर्डिनेट्स में क्या करोगे? सब में ऐड 2 करोगे और इक्वेशन अब क्या बन जाएगी? इक्वेशन भी वैसे ही बन जाएगी, ओरिजिनल है। एफ ऑफ एक्स क्या था? x -4 होल स्क्वायर -1 था, उसमें एंड में +2 आ जाएगा, सही है। तो ये क्या बन जाएगा? x -4 होल स्क्वायर +1। देखो अब नया टर्निंग पॉइंट नजर आ रहा है, 4 1 4 1 बन गया ना। पहले 4 -1 था, पहले ग्राफ जो था वो ऐसा था, पहले ग्राफ जो है वो ऐसा था। अब अगर मैं नया ग्राफ आपको दिखाऊं तो वो ऐसा करके बनेगा। अभी हम डायग्राम्स वाले क्वेश्चंस करेंगे तो आपको नया ग्राफ जो है वो जी ऑफ एक्स कैसे दिख रहा होगा, सही है। यहाँ तक बात क्लियर है? सो एक अभी आपने पहली ट्रांसफॉर्मेशन सीखी, ओके। इसी तरह मैं आपसे पूछ लूं कि बताओ, मैं ये लाइंस बनाते जाता हूँ वरना ये मिक्सअप होती जाती हैं। ओके, मैंने अगली ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए लिखी, जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स -2। कैसी होगी ट्रांसफॉर्मेशन बताओ? फिर से ट्रांसलेशन, आप कहाँ जाओगे अर्दिल? 2 यूनिट नीचे, टू यूनिट्स डाउन और विथ वेक्टर 0 -2, सही है। सही, 2 यूनिट नीचे लेकर आने हर पॉइंट को। तो अब फर्स्ट टर्निंग पॉइंट कहाँ हो जाएगा? पहले 4 -1 था, तो अब 4 -3 हो जाएगा, सही है। यही हमें इक्वेशन से भी नजर आनी चाहिए। अभी तो मैं यहाँ पे पहले सब्ट्रैक्ट 2 लिख देता। अब तुम नई इक्वेशन कैसे बनाओगे? तुम कहोगे कि सर जो पुराना एफ ऑफ एक्स था उसमें आप क्या करें, बस एंड में -2 लिख दें, सही है। तो नया फंक्शन बन जाएगा आपके पास। अब मैंने क्या लिखा है? सही है। अब मुझे अली बता रहा है कि दिस इज अगेन ना ट्रांसलेशन, +2 ही कर रहे हैं आप, लेकिन इस दफा आपने कुछ चेंज कर दिया है। पहले आप ब्रैकेट के बाहर +2 -2 लिख रहे थे, अब आपने ब्रैकेट के अंदर कर दिया है। सो दिस इज नाउ अ एक्स एक्सिस पे ट्रांसफॉर्मेशन। अब एक्स कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे। अब अली यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखने वाली है कि एक्स की जितनी भी ट्रांसफॉर्मेशन नोटेशन फॉर्म में लिखी जाती हैं वो एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन की ऑपोजिट लिखी जाती हैं, सही है। यानी अगर मैंने वहां पे एफ ऑफ एक्स +2 लिखा है तो आप ग्राफ को क्या करेंगे? आप ग्राफ को उल्टा मूव करेंगे, आप कहेंगे कि नहीं सर सब्ट्रैक्ट 2 करें आप, सही है। उसके पीछे लॉजिक होता है, वो टेबल पूरा बनाऊंगा फिर ही नजर आ सकता है। अभी टेबल बनाने का मेरे पास थोड़ा टाइम नहीं है, वी कैन सी इट इन अनदर क्लास। ओ लेवल मैथ में याद है एक टेबल बना होता था जिस पे आप नीचे ग्राफ स्केच करते थे,
सही है। आप अगर चाहें तो पिछले क्वेश्चन पे उधर जाएं और एक कोई ग्राफ बना हुआ लें और उसके हर एक्स कोऑर्डिनेट को 2 यूनिट पीछे कर दें। सही है, तो आपको नया नजर आएगा कि नया फंक्शन जो है वो उस नोटेशन का बन जाएगा। सही है, वी कैन टॉक अबाउट दैट लेटर ऑन, आई कैन शो इट टू यू ऑन अ डायग्राम लेटर ऑन। सही है, लेकिन एक याद क्या रखने वाली बात है फर्स्ट कि हमेशा उल्टा लिखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन को। तो अब ये कैसी ट्रांसलेशन हो जाएगी अर्दिल? ट्रांसलेशन हो जाएगी 2 यूनिट्स लेफ्ट और विथ वेक्टर -2 0। सही है, तो g ऑफ x क्या आ जाएगा? अब मुझे बताओ g ऑफ x को कैसे कंस्ट्रक्ट करूं, इंपॉर्टेंट बात है ये। g ऑफ x कैसे कंस्ट्रक्ट होना चाहिए? x -6 कर लूं। अच्छा देखो, नोटेशन फॉर्म में उल्टा करना होता है। अब वैसे भी अगर तुम्हें याद हो इलाही, तो जब हमने फंक्शंस बिल्कुल स्टार्ट किया था तो एक हमने फंक्शंस का क्वेश्चन किया था जिसमें मैंने f ऑफ r निकलवाया था, फिर मैंने f ऑफ x/2 निकलवाया था। उसमें सिंपल सा क्या लॉजिक था कि जहाँ जहाँ ब्रैकेट जहाँ जहाँ x लिखा होता था उसकी जगह x+2 लिख देते थे, x/2 लिख दिया था और r लिख दिया था। अब यहाँ पे भी पहले ब्रैकेट में x लिखा हुआ था, f ऑफ x था, अब ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? x+2। तो जहां जहां x लिखा है वहां पे तुम अब क्या करोगे? x+2 लिखोगे। तो तुम्हारा फंक्शन क्या था? x-4 -1। तुम क्या लिख दोगे? x+2 -4 1। जहां जहां x लिखा है इब्राहिम उसकी जगह मैंने x+2 लिख दिया है। सही है, तो अब देखो ये टर्निंग पॉइंट वो खुद ही तुम्हें एडजस्ट करके बताएगा। देखो टर्निंग पॉइंट क्या बना फर्स्ट? टर्निंग पॉइंट बना 2, -1। पहले था 4, -1, यानी ग्राफ आगे जाके जाने की जगह पीछे चला गया है। दैट इज व्हाट आई वांटेड। तो ये देखें सारी चीजें आपस में रिकंसाइल भी हो रही हैं कि जो इक्वेशन मुझे टर्निंग पॉइंट बता रही है वही मैंने एक्स कोऑर्डिनेट के हिसाब से भी यही फिगर आउट किया था कि भाई आगे नहीं जाना चाहिए ग्राफ को, पीछे जाना चाहिए। यहां से इंपॉर्टेंट बात हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि ऑल एक्स ट्रांसफॉर्मेशंस विल बी रिटन इन द ऑपोजिट वे इन देयर नोटेशन फॉर्म। ये जो आप डिस्क्राइब करेंगे उसका ऑपोजिट जो है वो आपने नोटेशन में लिखना है। और क्योंकि इक्वेशन नोटेशन से ही डिराइव होती है तो इक्वेशन भी वही फॉलो कर रही होती है कि जो नोटेशन में लिखा होता है वही इक्वेशन में भी नजर आ रहा होता है। सही है, जैसे पहली वाली ट्रांसफॉर्मेशन अगर f ऑफ x+2 थी तो मैंने इक्वेशन निकालने के लिए क्या था? f ऑफ x लिखा था, उसके आगे +2 लिख दिया था। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ? f ऑफ ब्रैकेट x+2 लिखा हुआ है तो जहां जहां x लिखा हुआ है वहां पे x+2 लिखा, सिर्फ x की ट्रांसफॉर्मेशंस में। यू राइट, ओके। तो y की ट्रांसफॉर्मेशंस में कोई मसला नहीं है। सही, y की ट्रांसफॉर्मेशंस और x की ट्रांसफॉर्मेशंस इलाही हम मेंटली सेपरेट कैसे करते हैं? यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर कोई काम हो रहा है तो x पे हो रहा है, ब्रैकेट के बाहर कोई काम हो रहा है तो f ऑफ x पूरे पे हो रहा है यानी y पे हो रहा है। सही है, तो ब्रैकेट के बाहर तुम्हें कोई ट्रांसफॉर्मेशन नजर आए तो वो y की ट्रांसफॉर्मेशन है, ब्रैकेट के अंदर कोई ट्रांसफॉर्मेशन नजर आए तो वो x की ट्रांसफॉर्मेशन है। सही है, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। ओके, ये कैसी हो जाएगी फिर? अब ये भी वैसा ही हो जाएगा। अब ये ट्रांसलेशन 2 यूनिट्स राइट हो जाएगी और विथ वेक्टर 2 0। एड टू यहाँ पे लिखूंगा x-2 -4 होल स्क्वायर -1, ये बन गया x-6 होल स्क्वायर -1। तो मैंने भी यही एक्सपेक्ट किया था कि ग्राफ मेरा आगे चला जाएगा इस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से। मुझे नजर ही आ रहा है कि जो मेरा नया टर्निंग पॉइंट आ रहा है वो भी आगे ही गया हुआ है, 6, -1। ओके, तो मैं अपने आंसर्स को मैच भी कर सकता हूँ।
ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? अच्छा, अब हम अभी ट्रांसफॉर्मेशंस और भी लिखेंगे, काफ़ी सारी हैं, 4 और लिखनी है। सही है, मैं थोड़ी सी जगह भी बना लूँ बिकॉज 4 और थोड़ी सी लगे। ओके, पहले मैं आपको थोड़े ट्रांसलेशन के सवाल दिखा दूँ भाई। सही है, अभी मैं आपको लेके जा रहा हूँ, पहले आप ये आ जाए एग्जाम्पल 4 पे। सही है, कभी कभी सवाल आते हैं जिसमें ग्राफ बनाने होते हैं, या फिर ऐसे भी सवाल आते हैं जिनमें ग्राफ बने हुए होते हैं पहले से। सही है, द डायग्राम शोज द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू f of x, sketch the graphs of each of the following functions। सही, मैं आपको पहले ये हमेशा रेकमेंड करूंगा कि अगर नोटेशन लिखी हुई है इब्राहिम तो पहले डिस्क्रिप्शन लिख लो, और अगर डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है तो पहले नोटेशन लिख लो। ये दो चीज़ें आपके सामने होंगी तो क्वेश्चन जो है वो ऑटोमेटिकली आगे बढ़ेगा। पहली वाली क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन। व्हाट ट्रांसफॉर्मेशन डू यू थिंक आई हैव हियर? क्या हो रहा है एफ ऑफ एक्स माइनस 4 में? अब मैंने सब आपको 2 से करके दिखाया था, नंबर्स तो चेंज हो सकते हैं ना। वाई ट्रांसफॉर्मेशन है, क्या हो रहा है, ट्रांसलेशन। ये हमेशा पहले नाम बताते हैं, वेक्टर। हाँ, क्या हो रहा है, -4 0 -4। सही है, अब 2 नहीं है, -4 है, तो 0 -4। सही है, यानी पूरे ग्राफ को क्या करना है, नीचे लेकर आना है। अब मैं इसी ग्राफ पे बना रहा हूँ बिकॉज वी डोंट हैव अ लॉट ऑफ स्पेस, और बन भी जाएगा इस ग्राफ पे, कोई मसला नहीं है। वो सिर्फ अलग अलग कलर से मैं बना दूंगा। आप एग्जाम में किसी एक ग्राफ पे 2 चीज़ें बना रहे हैं तो उसको फिर लेबल कर देंगे, ये 1 का आंसर है, ये 2 का आंसर है। सही है, अच्छा -4 यानी हर पॉइंट को उठाऊंगा। अब हमेशा एंड पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, पहले इस पॉइंट को उठाया, ये इसका y कोऑर्डिनेट 3 पे है, -4 करेंगे तो -1 पे आ जाएगा। सही है, अगला वाला भी 3 पे है, -1 पे आ जाएगा। तो ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई, मैंने इतना बना दिया। फिर अगला एंड पॉइंट ये है, ओके, ये कहाँ पे आ जाएगा, -3। फिर 2 वाला पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, -2 पे। फिर 1 वाला पॉइंट कहाँ पे 2 वाला पॉइंट फिर से कहाँ पे आ जाएगा, -2। तो देखिए ट्रांसलेट हो गया। एग्जाम में मैं इसको लेबल कर दूंगा, पार्ट 1 है। सही है, एनी क्वेश्चंस एट दिस पॉइंट? अच्छा, फिर अगला बनाना स्टार्ट करते हैं। अब ये कैसी ट्रांसफॉर्मेशन है, अब ट्रांसलेशन है लेकिन एक्स में है ना, वेक्टर कितना है इसका, 2 0, यानी हर एक्स कोऑर्डिनेट को कहाँ लेके जाना है, आगे लेके जाना है। सही है, हर एक्स कोऑर्डिनेट को आगे लेके जाएं, तो ये 2 यूनिट आगे जाएगा तो यहाँ पे पहुंच जाएगा, पूरी लाइन आगे पहुंच गई। ये -1 पे 2 यूनिट आगे जाएगा तो यहाँ पे पहुंच जाएगा। सही है, ये 2 यूनिट आगे जाएगा तो यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो ये भाई नया ग्राफ आ गया। सही है, यहाँ से क्लियर है सबको? आगे बढ़ते हैं। हाँ, सही है। अब अगले में अर्दिल हमें बता रहा है कि सर दोनों ट्रांसफॉर्मेशन हो रही हैं, एक्स भी हो रही है और वाई भी हो रही है। जनरली एग्जाम में यही हो रहा होगा। सही है, जनरली एग्जाम में यही हो रहा होगा। कैसी ट्रांसलेशन है अब, -1 एंड -5, यानी एक पीछे और 5 नीचे। सही है, एक पीछे और 5 नीचे, तो यहाँ पे आ जाएगा। फिर इसी शेप को मैं आगे कंटिन्यू भी कर सकता हूँ। मुझे नज़र आ रहा है कि आई कैन रीजनेबली ड्रॉ दिस विदाउट इवन लुकिंग एट एवरी पॉइंट सेपरेटली।
आपको लगे कि आप कर सकते हैं तो करें, वरना एक एक पॉइंट अलग अलग ले आए। मैंने कहा ये पार्ट 3 आ गया मेरे पास। सही है। स्क्रीन पे कलर्स बहुत कम नजर आ रहे हैं, see them clearly here। ये थोड़ा लाइट हो गया। सही है। तो एक तरह का सवाल ऐसा होता है कि जिसमें मैं आपको अलग अलग ग्राफ्स बनाने को कहूंगा, बड़ी सी ग्रिड होगी, उसमें आपने ग्राफ्स बनाने होंगे। सही है। या फिर बने हुए भी हो सकते हैं, और मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि बताओ भाई कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है, तो हम देखेंगे कि कैसे डिस्क्राइब करना है उसको। एक तरह का सवाल हो गया। अच्छा जी। चलो ना आगे। अब एग्जाम्पल 2 देखनी है। The graph of y equals to x square plus 5x is translated 2 units to the right. Find the equation of the graph giving your answer in the form y equals to ax square plus bx plus c. अब मैंने अर्दिल क्या बताया कि जब भी आप किसी सवाल को देखें तो डिस्क्रिप्शन लिखिए, तो आप उसकी नोटेशन भाई पहले ज़रूर लिखें, वरना गड़बड़ होती रहेगी कॉन्स्टेंटली। अब मुझे बताओ इसकी नोटेशन फॉर्म क्या आएगी 2 यूनिट्स टू द राइट की। एफ ऑफ एक्स माइनस 2, ये इसकी नोटेशन फॉर्म हो गई। तो हमें पता है कि इक्वेशन बनाने के लिए अब क्या करना है, जहां जहां x लिखा है उसकी जगह x माइनस 2, तो इसलिए नोटेशन लिखना इंपॉर्टेंट थी। ओके, so x minus 2 whole square plus 5x minus 2, सही है। ये हो जाएगा x स्क्वायर, एक्सपैंड कर रहा हूँ, सही है, a स्क्वायर 2ab प्लस b स्क्वायर से। ओके, यहां तक सबको समझ आ रहा है? ओके, दिस वन पहले आप बताएं फिर मैं करूंगा। ओके, थिंक अबाउट इट, कम अप विद द फाइनल आंसर एंड देन आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट द करेक्ट आंसर इज, फिर मैं एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। करें पहले खुद से। इट्स अ वन लाइन आंसर। क्या बनी हुई इक्वेशन? और बाहर में +3, ये बननी चाहिए अगर आपकी बनी है इक्वेशन तो। सही है। मैंने क्या सिखाया फर्स्ट, पहले हमेशा इसको नोटेशन में लिखते हैं। अगर मुझे नोटेशन में लिखना होता तो मैं कैसे लिखता, एफ ऑफ एक्स प्लस 5 प्लस 3, एक्स की ट्रांसफॉर्मेशन उल्टी, तो -5 की जगह अंदर +5 आ गया,
और y की ट्रांसफॉर्मेशन तो ब्रैकेट के बाहर होती है, तो ब्रैकेट के बाहर +3 आ गया। सही है। अब नोटेशन फॉर्म आपको लग रहा होगा कि सर मैं बगैर उसके भी तो कर सकता था, एट दिस पॉइंट कर भी सकते हो, लेकिन कहीं कहीं क्वेश्चन में मांगी भी होती है एक्सप्रेस इन द सेम फॉर्म। जैसे आपने फंक्शंस में देखा होगा होमवर्क में क्वेश्चन एक्सप्रेस इन द सेम फॉर्म, तो इन द सेम फॉर्म मांग लेता है आपसे। सही है। तो आपको फिर नोटेशन भी लिखना आनी चाहिए। अब नोटेशन का मकसद क्या था कि मैं आपको इजीली ये बता सकूं कि भाई जो है x वाली है उसको x + 5 से रिप्लेस करना है और बाहर +3 लगाना है, तो ये अल्टीमेटली क्या बन जाएगा। ओके देखो वेक्टर तुम्हें क्या बता रहे हैं, वेक्टर तुम्हें पीछे जाने को कह रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में ऑपोजिट लिखते हैं, ये डिस्क्रिप्शन है ना, डिस्क्रिप्शन कह रही है कि तुम पीछे जाओ, तुम नोटेशन में आगे जा रहे होगे। क्योंकि पूरे फंक्शन में +3 करना है। जिस तरह पहले इलाही तुम यहाँ पे पूरे फंक्शन में +2 लिख रहे थे ना, तो मैंने पूरे फंक्शन में +3 लिख दिया। ओके यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये एग्जाम्पल 1 में थोड़ा सा टाइपो है, ये 1/x होना चाहिए। सही है। मैंने कहा sketch the graphs of the following functions, marking on each sketch where the curve cuts the axis and state the equations of any asymptotes। asymptotes अभी बात करेंगे, पहले हम sketch the graph of each function। मैंने आपको अभी functions पढ़ाते हुए x³ का ग्राफ तो सिखाया था। सही है। x³ का ग्राफ मैंने आपको पहले भी बना के दिखाया था, ये ओ लेवल मैथ में भी सीखते हैं कि ये f(x³ का ग्राफ होता है। इसमें क्रूशल पॉइंट क्या होता है इलाही, अभी ये पॉइंट है 0,0 जो तुम्हें क्लियरली नजर आ रहा है। सही है। अब ये कैसी ट्रांसफॉर्मेशन है, पहले ए को डिस्क्राइब करके बता दो भाई। f(x - 2) ट्रांसलेशन है 2 0, यानी हर x कोऑर्डिनेट को 2 यूनिट आगे लेके जाना है। सही है। हर x कोऑर्डिनेट को 2 यूनिट आगे लेके जाना है, तो कैसे लेके जाओगे, ये जो 0 0 वाला पॉइंट था ये अब 0 2 पे चला जाएगा और पूरा ग्राफ पीछे उठ के आ जाएगा। y कोऑर्डिनेट y इंटरसेप्ट क्या हो रहा है उसको पता करने की ज़रूरत नहीं है अभी। उसने क्वेश्चन ने कहा हुआ है कि आप जो है वो मार्किंग ऑन द स्केच वेयर द कर्व कट्स द एक्सिस, तो मैंने अगर मैं चाहूँ भी तो मैं वैसे लिख सकता हूँ, बट ज़रूरत नहीं है अभी मुझे। सही है। नया कर्व बना के जो है वो स्केच कर दिया मैंने। सही। एसिम्प्टोट क्या होता है, एसिम्प्टोट वो होता है कि कब ग्राफ जो है वो किस पॉइंट पे इन्फिनिटी पे जा रहा है। x³ का ग्राफ कभी भी इन्फिनिटी पे नहीं जा रहा होता। सही है। उसकी x की वैल्यू बढ़ती रहेगी, बट कोई एसिम्प्टोट नहीं होती। एसिम्प्टोट क्या होती है अभी मैं बात करूंगा उस बारे में। सही है। अच्छा मुझे लग रहा है ये फंक्शन ये ट्रांसफॉर्मेशन का चैप्टर जो है वो अगली क्लास में भी चलेगा। सही है। तो हम जो है वो ट्रिग्नोमेट्री फिर आगे स्टार्ट करें, बिकॉज अभी टाइम आधा घंटा बचा है, मुझे 4 और ट्रांसफॉर्मेशन सिखानी है आपको। ओके g(x - 2), पहले g(x) का ग्राफ बना ले। 1/x का ग्राफ मैंने कैसे सिखाया था, रैशनल है बिल्कुल। ये ग्राफ जो है वो इलाही इन्फिनिटी पे जाता है, तो इसकी एसिम्प्टोट्स होती हैं। एसिम्प्टोट्स अभी क्या है, एसिम्प्टोट्स राइट नाउ आर y एक्सिस एंड x एक्सिस। एक की इक्वेशन हम कहते हैं x = 0 और एक की इक्वेशन y = 0।
याद करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीखा था, हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू समथिंग, वर्टिकल लाइन की इक्वेशन होती है x इक्वल्स टू समथिंग। सही है। अब ये हो क्यों रहा होता है अर्जिल, मैं ये ब्रीफली तुम्हें बता देता हूँ कि जब तुम यहाँ पे 0 लगाओगे, x की वैल्यू 0 लगाओगे तो 1/0 इन्फिनिटी हो जाता है। सही है। और अली जब y की वैल्यू 0 लगाएंगे, यहाँ पे अगर 0 लगा दिया तो ये बन जाएगा 0 इक्वल्स टू 1, वो भी अनडिफाइंड सिचुएशन होती है। सही है। तो ना x 0 हो सकता है ना y 0 हो सकता है। अब ऑब्वियस सी बात है कि जब इस ग्राफ को ट्रांसफॉर्म करेंगे तो इसकी एसिम्प्टोट्स को भी शिफ्ट होना चाहिए। यानी पहले ग्राफ अगर 0 को यूं टच नहीं कर रहा था, और वो 2 यूनिट कहां पे ट्रांसफॉर्म हो रहा है, g of x minus 2 क्या है, इट्स अ ट्रांसलेशन विथ वेक्टर 0 minus 2। सही है। मैं इसको ग्राफ को दोबारा भी बनाऊंगा आपके लिए। तो अब इलाही अगर पूरा ग्राफ 2 यूनिट नीचे आएगा तो उसको एक्स एक्सिस को तो कट करना पड़ेगा। अब वो किस एक्सिस पे एसिम्प्टोट बना देगा, वो यहाँ पे -2 पे एसिम्प्टोट बना देगा। I don't need to do this. एसिम्प्टोट्स को यूजुअली डॉटेड लाइन से शो किया जाता है। तो अब ग्राफ तुम्हारा यूं करके होगा कि पहले वो 0 को टच नहीं कर रहा था, अब वो -2 को टच नहीं करेगा। सही है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स दिस। अब हॉरिजॉन्टली तो कुछ चेंज नहीं हुआ ना, आगे पीछे तो नहीं हुआ है, लेफ्ट राइट तो मूवमेंट नहीं हुई है। वो भी हो सकती थी अगर मैं कोई आपको ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन देता। सही है। तो अब इस ब्लू वाले की एसिम्प्टोट क्या हो गई है, ब्लू वाले की एसिम्प्टोट जो है वो हो गई है y इक्वल्स टू -2 एंड y एक्सिस x इक्वल्स टू 0। एक एसिम्प्टोट ये, दूसरी एसिम्प्टोट ये। सही है। 2 एसिम्प्टोट्स हैं, यानी 2 जगह ऐसी पोजीशंस हैं जहाँ पे ग्राफ इन्फिनिटी पे जा रहा है। एक दफ़ा x पे यूं इन्फिनिटी पे जा रहा है और एक दफ़ा y पे इन्फिनिटी पे जा रहा है। सही है। दोनों सिचुएशंस है मेरे पास। वहाँ पे भी देखो नेगेटिव साइड पे भी इन्फिनिटी पे जा रहा है और नीचे भी जो है वो इन्फिनिटी पे जा रहा है। सही है। इन्फिनिटी पे जाने का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसी लाइन है जिस पे ग्राफ जो है वो टच नहीं कर पा रहा भाई, वहाँ पे वैल्यू अनडिफाइंड है। सही है। जैसे आप 0 की वैल्यू लगाते हैं तो अनडिफाइंड वैल्यू आ जाती है। अब मैं तुम्हें ये अगर बात दिखाऊं किसी एक फंक्शन में, तो मैंने कहा था g of x का ओरिजिनल फंक्शन ये था। g of x -2 का फंक्शन कैसा होगा, हो जाएगा 1/x -2। तो एक नया फंक्शन आ गया y इक्वल्स टू 1/x -2, जो नीचे आ गया पूरा 2 यूनिट। मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसमें y की वैल्यू -2 जो होगी वो अनडिफाइंड होगी। ये देखो अनडिफाइंड क्यों होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा, यानी ये नया फंक्शन जो मैंने बनाया इसमें y की वैल्यू कभी भी मैं -2 नहीं लगा पा रहा। सही है। अब ये सारी डिटेल मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी रिसेंट पास पेपर्स में जो आपके रेंज वाले सवाल हैं रैशनल फंक्शंस के, वो थोड़ा सा रिलाय करते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ एसिम्प्टोट्स पे कि भाई ग्राफ कितना नीचे मूव हुआ है, वो किस लाइन को टच नहीं करेगा, आपको देख के नजर आना चाहिए। सही है। यहाँ तक बात क्लियर है। ये सारी मैंने आपको पढ़ाई ट्रांसलेशंस, एक तरह की अभी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। सही है। ट्रांसलेशन अप डाउन लेफ्ट राइट सब हो सकती है। क्वेश्चंस की वैरायटी भी मैंने आपको दिखाई, कहीं स्केच बनाना है, कहीं नोटेशन लिखनी है, कहीं इक्वेशन लिखनी है, कहीं ग्राफ स्केच करना है। सही है। एक जो मैंने डेफिनेटली इधर नहीं कराया अभी, और वो था नहीं मेरे पास सवाल कि मैं आपको ग्राफ खुद बना के दूं और आपसे पूछूं कि अभी बताओ क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, वो अभी नेक्स्ट क्लास में जब मैं हैंड आउट कराऊंगा तो उसमें आ जाएगी। सही है। ओके, आई एम टेकिंग यू बैक। अच्छा, ये यहाँ पे थोड़ा सा उसमें डिस्क्राइब भी हुआ है। इफ यू वांट टू रीड द लेक्चर फ्रॉम हियर, एवरी ट्रांसफॉर्मेशन इज डिस्क्राइब्ड अकॉर्डिंग टू द बुक। तो बुक में जो लिखा हुआ है वो मैंने यहाँ पे आपको बना के दी है। सही है।
ओके हम जाते हैं अगली ट्रांसफॉर्मेशन पे। यहाँ पे मैंने लिखा g ऑफ x इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स। व्हाट डू यू थिंक इज हैपनिंग? पहले मुझे बताओ, x कोऑर्डिनेट को कुछ हो रहा है या y कोऑर्डिनेट को कुछ हो रहा है? y को हो रहा है, सही है। तो x कोऑर्डिनेट में डैश लगा दूं, कुछ नहीं हो रहा भाई इसको, सही है। x कोऑर्डिनेट में मैंने डैश लगा दिया, इसको कुछ नहीं हो रहा। y कोऑर्डिनेट को क्या हो रहा है? नेगेटिव। अब नेगेटिव लगाओगे तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव। तो क्या मैं कह सकता हूँ इसको डिस्क्राइब करने के लिए, इट्स मल्टीप्लाई बाय -1, सही है। एक्सेस बता दो। x इक्वल्स टू 0 पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, x इक्वल्स टू 0 वर्टिकल लाइन होती है, सही है। हॉरिजॉन्टली रिफ्लेक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, हर y कोऑर्डिनेट को रिफ्लेक्ट करना है तो नीचे वाले y कोऑर्डिनेट ऊपर चले जाएंगे और ऊपर वाले जो है वो नीचे आ जाएंगे आपके पास। तो कैसी रिफ्लेक्शन हो रही है? ये बेसिकली एक वर्टिकल रिफ्लेक्शन हो रही है, सही है, इन द एक्सेस। अब एक्सेस हमेशा उल्टी लिखी जाती है, सही है। मैंने कहा कि ये रिफ्लेक्शन है विथ x एक्सेस एज मिरर लाइन। ये आपकी मिरर लाइन क्या है? यूं बीच में है ना, मिरर लाइन बीच में होती है ना हमेशा, ऊपर वाला पार्ट नीचे आ जाता है, नीचे वाला पार्ट ऊपर चला जाता है, सही है। तो फॉज होगा भी क्या कि ये तुम्हारा ग्राफ पहले हैप्पी फेस था ना, अब ये घूम के सैड फेस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नीचे वाले पार्ट ने ऊपर आ जाना है और ऊपर वाले पार्ट ने नीचे चले जाना है। टर्निंग पॉइंट नया वाला क्या आ जाएगा? पहले 4,-1 था, अब 4 तो अपनी जगह पे ही रह जाएगा, -1 जो जगह है वो 1 बन जाएगा। मिनिमम कर्व जो है वो मैक्सिमम बन गया, सही है। इंटरेस्टिंग आइडिया कि भाई कर्व्स जो है वो इस तरह ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं कि उनका पूरा नेचर ही चेंज हो जाए। ओके ओके, ये फिर मुझे फंक्शन बता दो जल्दी से। पहले पूरे फंक्शन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है, यही है। एफ ऑफ एक्स को पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब मैं करूंगा तो इस ब्रैकेट के बाहर एक -1 आ जाएगा, और जो पहले ब्रैकेट के बाहर एक माइनस आ जाएगा, और जो पहले +1 था वो -1 था वो अब +1। अब मुझे नजर आ रहा है मेरा टर्निंग पॉइंट भी क्या हो जाना चाहिए, 4,1 हो जाना चाहिए। इसी तरह अली एक और ट्रांसफॉर्मेशन डिस्क्राइब हो सकती है। अब इस नोटेशन की मिरर लाइन हमेशा यही होगी। क्यों? क्योंकि तुम क्या कर रहे हो, 1 को -1 बना रहे हो, -1 को 1 बना रहे हो। तो बेसिकली मिरर लाइन जो होती है वो मिडिल में से पास होती है ना, तो 1 और -1 का मिडिल क्या बनेगा? ये बनेगा ना, सही है। वैसे ओ लेवल मैथ में कैसे फाइंड करते थे? एक्चुअली प्रोसेस तो फाइंड करने का यही होता है कि उसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ। लेकिन हम जाहिर सी बात है, हम तो अभी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन सीख रहे हैं, तो इस नोटेशन की हमेशा एक्स एक्सिस ही मिरर लाइन होगी। अब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शंस जो तुम्हारे सिलेबस में है उसमें मिरर लाइन या तो एक्स एक्सिस हो सकती है या वाई एक्सिस हो सकती है, कोई उसके बराबर वाली लाइंस नहीं हो सकती। हाँ, मैं कभी तुम्हें ग्राफ बना के दूं और मैंने फिर ग्राफ से पूछ लिया, तो ग्राफ पे तुम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ढूंढोगे, वही मिडिल में से कहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो मैं नोटेशन में तुम्हें कोई और मिरर लाइन नहीं पूछ सकता, डिस्क्रिप्शन में पूछ सकता। और डिस्क्रिप्शन में कैसे फाइंड करते हैं? वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं। अभी किसी पास पेपर क्वेश्चन में एक जगह आएगा, मैं दिखाऊंगा, सही है। अच्छा, आप बताओ ये वाली रिफ्लेक्शन कैसी होगी? वाई एक्सिस होगी, विद वाई एक्सिस एज मिरर लाइन। और कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज होगा? एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होंगे। क्या लिखूं एक्स कोऑर्डिनेट के साथ? मल्टीप्लाई बाय -1। अब अभी मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लाई बाय -1 जस्ट टू कीप इट सिंपल। लेकिन मैंने आपको रट्टा लगवाया था कि भाई एक्स की ट्रांसफॉर्मेशन रोटेशन में हमेशा ऑपोजिट लिखी जाती है, तो यहाँ पे टेक्निकली मुझे लिखना चाहिए डिवाइड बाय -1, सही है। लेकिन क्योंकि बुशरा इम्पैक्ट जो होता है वो सेम आता है
कि चाहे मल्टीप्लाई बाय -1 करो या डिवाइड बाय -1 करो, इट डजेंट मैटर। ओके, सो इम्पैक्ट सेम आएगा। अभी मैंने मल्टीप्लाई बाय -1 लिखा, लेकिन टेक्निकली ये डिवाइड बाय -1, हर चीज़ जो है ना वो अपोजिट होगी एक्स में, ये याद रखने वाली बात है, सही है। और ये खास तौर पे इंपॉर्टेंट तब होगी जब मैं अगली 2 ट्रांसफॉर्मेशन आपको लिखवाऊंगा। ओके, अब मुझे पहले बता दो इसका वो क्या होगा, फिर मैं इसकी एक्सरसाइज आपको करा देता हूँ। जी ऑफ एक्स कैसे बनाओगे? जहां जहां एक्स लिखा है उसकी जगह क्या लिखना है? -x, तो बस लिख दो, और कुछ चेंज नहीं होगा। टर्निंग पॉइंट अर्दिल हमने सीखा था क्वाड्रेटिक्स के अंदर कि जो ब्रैकेट में चीज होती है उसको उठा के इक्वल्स टू 0 करते हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द टर्निंग पॉइंट आता है। तो इस केस में आ जाएगा x इक्वल्स टू -4 बन जाएगा, सही है। तो पहला तुम्हारा टर्निंग पॉइंट क्या था? 4, -1, अब रिफ्लेक्ट होके इस साइड पे आ गया है, सही है। उस केस में अब सैड फेस और हैप्पी फेस चेंज नहीं हो रहा। ओके, उस केस में हैप्पी फेस ही रहेगा क्योंकि यूं करके रिफ्लेक्शन हुई है, सही है, सिर्फ आमने सामने रिफ्लेक्शन हो गई। ओके, अभी यही बातें हम क्वेश्चंस में देखते हैं दोबारा से। लिख लिया सबने? सही, जब ये टेबल पूरा हो जाएगा, अभी इस क्लास में तो शायद पूरा ना हो, नेक्स्ट क्लास में जब ये पूरा हो जाएगा तो आई विल पोस्ट दिस इनटू योर ग्रुप एज वेल एज एन इमेज। उसको प्लीज़ अपने पास रखिएगा। वेन एवर यू कम अक्रॉस अ ट्रांसफॉर्मेशन क्वेश्चन यू विल बी एबल टू आंसर इट यूजिंग दिस टेबल। सही, आपको टेबल पढ़ेंगे तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन याद आ जाएगी। अच्छा, पहले हम वही एग्जाम्पल 6 पे चले जाते हैं। एक मिनट, ओके। So the diagram shows the graph of y equals to g of x. Sketch the graph of each of the following functions. Y equals to minus g of x. कैसी? पहले डिस्क्राइब कर लो मेरे लिए। रिफ्लेक्शन, मिरर लाइन एक्स एक्सिस, यानी हर y कोऑर्डिनेट को चेंज करना है, सही है। तो ऊपर वाले y कोऑर्डिनेट्स नीचे आ जाएंगे और नीचे वाले y कोऑर्डिनेट्स ऊपर चले जाएंगे। सो -2 वाला 2 पे नजर आएगा, 3 वाला -3 पे नजर आएगा, फिर अगला जो है वो 1 पे है। तो ये बना पहले ऐसे, -3, सॉरी -3। ओके, ये पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 बताओ। मिरर लाइन वाई एक्सिस हो जाएगी। अब चाहे क्वेश्चन में कहा हो या ना कहा हो, प्लीज़ हमेशा डिस्क्राइब करो। ये जो 4 चीज़ें लिखवाई है ना, डिस्क्रिप्शन, नोटेशन, इक्वेशन, वो तीनों चीज़ें हर क्वेश्चन में खुद ही करो, बिकॉज वरना क्वेश्चंस फंसते रहेंगे। कुछ अभी रिसेंट वाले आए थे जो बहुत ही मुश्किल थे, अगर आप उसमें डिस्क्रिप्शन प्रॉपर ना लिखे ना तो वो फंस जाएंगे क्वेश्चंस। ओके, रिफ्लेक्शन इन द वाई एक्सिस, तो ये वाला पॉइंट यहाँ चला जाएगा -3 से, पर, सही है।
और -2 से 2 पर, फिर 1 से -1 पे, तो ये यूँ बना और यूँ बन गया। पार्ट 2। सही है, सबको नजर आया ये वाला? सही रिफ्लेक्शन होगी ये कोई? सही है, ये बताना है। The quadratic graph y equals to f of x has a minimum at the point 5 comma -7. Find the coordinates of the vertex and state whether it is a minimum or maximum of the graph for each of the following functions. छोटा सा स्केच बना लूं ताकि नजर आए। 5 comma -7. Okay. Find the coordinates of the vertex and state whether it is a maximum or a minimum. बताओ पहली ट्रांसफॉर्मेशन कैसे डिस्क्राइब करोगे? मिरर लाइन y वाले पॉइंट्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं तो x एक्सिस मिरर लाइन होगी। सही है, तो क्या नेचर चेंज होगी? मैक्सिमम ग्राफ हो जाएगा और कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे उसके? 5,7 आ जाएंगे भी। सही है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स दिस? व्हाट अबाउट बी? यहाँ पे लिख लो, रिफ्लेक्शन विथ मिरर लाइन x axis, सॉरी y axis। सही है, तो क्या नेचर चेंज होगी? क्या ग्राफ सैड फेस बन जाएगा या नहीं बनेगा? नहीं बनेगा ना। सही है, तो मिनिमम ही रहेगा। और क्या होगा उसका वर्टेक्स, क्या होगा टर्निंग पॉइंट, क्या होगा? -5 कॉमा -7। सही है, y कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं आया, x कोऑर्डिनेट जो है वो डिवाइड बाय -1 होके -5 बन गया। सही है, एनी क्वेश्चंस? आई एम स्क्रॉलिंग बैक। ओके, ये फिर से मैंने शो की हुई है आपको ट्रांसफॉर्मेशंस, आप देख सकते हैं। ओके, अच्छा आ जाते हैं फिर से टेबल पे। मैं आपको 2 ट्रांसफॉर्मेशंस लिखवा देता हूँ, इनके क्वेश्चंस फिर प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास में करने पड़ेंगे। विल रन आउट ऑफ टाइम, आई डोंट वांट टू रश थ्रू दिस, क्योंकि आगे फिर मुझे और भी कराना है। इन केस आई विल इवेल्युएट कि मैं वॉल्यूम 2 स्टार्ट करा पाऊंगा या नहीं, वील लुक एट दैट इन द नेक्स्ट क्लास पे। सही है, मैं आपको बता दूंगा मंडे को कि अगर वॉल्यूम 2 स्टार्ट कर रहे होंगे हम, तो जिनके पास बुक्स हैं उनके लिए कह रहा हूँ। ओके, पहले मैंने लिखी 2f(x). अब पहले मुझे बताओ कि हो क्या रहा है, y को हो रहा है या x को हो रहा है? y को हो रहा है, ब्रैकेट के अंदर x को होता है। सही है, अभी y को हो रहा है, ब्रैकेट के बाहर है, f(x) के ब्रैकेट के बाहर है, तो y को हो रहा है। सही है, क्या हो रहा है y को?
पहले मुझे बताओ वाई को क्या हो रहा है, इनलार्ज हो रहा है क्या हो रहा है, वो मैं अभी डिसाइड करवाता हूँ। मल्टीप्लाई बाय माइनस मल्टीप्लाई बाय 2, ऐसा ही हो रहा है। अब और से पहले बोर्ड पे देखो, सही है। मैंने जो है मैं इसको इरेज कर दूंगा, बट लेट मी जस्ट ड्रॉ दिस फॉर यू। अभी जो है वो ऐसा ग्राफ है, सही। ये 3, ये 5 और ये 4, सही, और ये -1। अब आपने मुझे कहा कि सर हर वाई कोऑर्डिनेट को क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, तो -1 वाला कहाँ चला जाएगा, माइनस। हाँ सही है। इट्स नॉट अ इनलार्जमेंट। क्यों ऐसा हो रहा होता है, क्योंकि जब ये वाला वाई कोऑर्डिनेट देखो यहाँ पे, मुझे बताओ वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 0, 0 को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 0 ही रह जाएगा। तो बुशरा ये ग्राफ कैसा हो जाएगा, ये ग्राफ ऐसा हो जाएगा भाई। सो इनलार्ज अगर हो रहा होता तो इसके एक्स इंटरसेप्ट भी यूं बाहर जा रहे होते, है ना। यूं करके तो नहीं हो रहा, यूं करके तो ग्राफ नहीं बना ना। इनलार्ज होता तो ऐसा बनता। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपने ओ लेवल मैथ में नहीं सीखी, सही है। ये सिर्फ आप फंक्शंस की ट्रांसफॉर्मेशन में सीख रहे हैं। इसको कैसे डिस्क्राइब करते हैं, अब स्ट्रेच वर्टिकली विथ फैक्टर 2। तो जब आप स्ट्रेचिंग को डिस्क्राइब करेंगे तो आपने स्ट्रेच बताना है, वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल ये बताना है, और फैक्टर बताना है। अब वर्टिकल को कभी कभी नबिया वो कहेगा पैरेलल टू द वाई एक्सिस, यानी अलोंग द वाई एक्सिस। तो मैं वर्टिकली को पैरेलल टू द वाई एक्सिस भी कह सकता हूँ। अक्सर पास्ट पेपर के क्वेश्चन इस तरह वर्डेड हैं। मार्किंग स्कीम दोनों अलाउ करती है, आप वर्टिकल लिख दें, वाई एक्सिस लिख दें, कोई भी ऐसे मेंशन कर दें जिसमें आपको क्लियर कर रहे हो, या वाई एक्सिस पे ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं या एक्स एक्सिस पे, सो बोथ वर्क। ओके, एक्स को कुछ नहीं हो रहा, और फंक्शन को क्या हो रहा है भाई, व्हाट इज हैपनिंग टू द फंक्शन, व्हाट डू यू थिंक। -1, और बाहर भी एक 2 आ जाएगा ना, ब्रैकेट के बाहर भी तो आना चाहिए, सही है। पूरा फंक्शन जो है वो मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया, 2f(x), यानी पूरे f(x) से को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सही है। हाँ सही है, x कोऑर्डिनेट्स चेंज नहीं होंगे। अभी भी तुम्हें टर्निंग पॉइंट निकालना है तो तुम ब्रैकेट को उठा के इक्वल्स टू 0 करोगे तो 4 ही आएगा, और y कोऑर्डिनेट टर्निंग पॉइंट का चेंज हो गया, -2 हो गया। वही अभी मैंने ड्रॉ करके भी दिखाया था, सही है। f(2x), अब पहले मुझे बता दो, स्ट्रेच ही होगा ये भी, लेकिन हॉरिजॉन्टली होगा, सही है। मल्टीप्लाई का ऑपोजिट क्या होता है, तो पहले यहाँ पे डिवाइड बाय 2 लिख लो, सही है। अब साइन चेंज नहीं होगी, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, मल्टीप्लाई का ऑपोजिट डिवाइड, ओके। अच्छा यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे फैक्टर क्या लिखोगे अब, हाफ। डिस्क्रिप्शन ऑपोजिट होती है ना, फैक्टर 2 नहीं होगा, फैक्टर हाफ होगा। यानी इलाही क्या हो रहा होगा, पूरा ग्राफ श्रिंक हो रहा होगा। तुम्हारे पहले एक्स इंटरसेप्ट अभी मैंने ड्रॉ किए थे 3 और 5, वो हो जाएंगे 1.5 और 2.5। तुम्हारा टर्निंग पॉइंट 4, -1 की जगह 2, -1 हो जाएगा। हर चीज श्रिंक हो जाएगी। ग्राफ की जो विड्थ है, सही है, ग्राफ की जो ये विड्थ है फर्स्ट, वो अभी 2 यूनिट्स की बनी हुई है, मैंने मार्क नहीं की हुई, बट ये यहाँ से 3 से गुजर रहा है, यहाँ से 5 से गुजर रहा है, ये अभी 2 की विड्थ है ना,
वो 1 की विड्थ हो जाएगी, पूरा ग्राफ यहाँ आपको श्रिंक होता हुआ नजर आएगा। हम नेक्स्ट क्लास में ड्रॉ करेंगे तो ये रिकॉल भी होगा। अभी हम फिलहाल लिख लेते हैं कि स्ट्रेच हॉरिजॉन्टली विद फैक्टर हाफ। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है फॉर द नेक्स्ट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री एज वेल। सही है। अब इसका मुझे फंक्शन भी बता दो, फिर हम क्लास को यहीं पे रोकेंगे और हम जो है वो नेक्स्ट क्लास में यहीं से स्टार्ट करेंगे। नहीं इब्राहिम देखो, फंक्शन ऑफ 2x बनाना है, यानी हर x को किससे रिप्लेस करना है? हर x को 2x से रिप्लेस करना है। कॉम्पोजिट तो ऐसे ही बनाते हैं ना। पहले मैंने तुम्हें कहा था अगर f ऑफ r बनाने को कहूं तो हर x को r से रिप्लेस कर दोगे, और अब हर x को किससे रिप्लेस कर दोगे? 2x। अब हमारा रूल क्या है? हमारा रूल क्या है कि टर्निंग पॉइंट को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो ब्रैकेट में चीज़ होती है उसको उठा के इक्वल्स टू 0। अब देखो उससे मैच होता है हमारा आंसर या नहीं मैच होता। हमारे हिसाब से अब नए फंक्शन का टर्निंग पॉइंट क्या आना चाहिए? मैंने कहा 2x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, सो 2x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू, तो 2 कॉमा माइनस 1 आना चाहिए। क्या हमारी ट्रांसफॉर्मेशन भी यही डिस्क्राइब कर रही है? 4 कॉमा माइनस 1 बनना था, डिवाइड बाई 2 होना था 4, तो 2 कॉमा माइनस 1। तो यानी बुशरा हमारी सारी चीज़ें आपस में टैली कर रही हैं। सही है कि जो टर्निंग पॉइंट नए फंक्शन से निकल रहा है वही टर्निंग पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन भी डिस्क्राइब कर रही है। ओके, क्लियर हो गई ये सारी बातें? एक मिनट। तो ये मैंने आपको फॉरवर्ड भी कर दिया पूरा पेज। सही, व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर दिया है। जब हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो प्लीज आप इसको ये देखिएगा साथ साथ। सही है। आई विल नाउ सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। आई थिंक इट्स गोइंग टू टेक अनदर क्लास फॉर मी टू गेट डन विद दिस। तो हम इसको पहले डिटेल में कर लें, फिर हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। Welcome to Edge Learning, where we are changing dreams into success stories. Let's go. At Edge Learning, we offer courses to help you excel. Whether you're preparing for the SAT, aiming for IBA and LUMS, need O and a level tuition, or IELTS coaching, we have the right program for you. Forget about boundaries. We offer learning anywhere, anytime. Our expert tutors provide personalized attention in various batch sizes and one-on-one sessions, along with pre-exam review workshops to ensure you perform your best on test day. Join us at Edge Learning and take the first step towards turning your dreams into reality. So what are you waiting for? Register now or call us.